नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का समाधान कार्यक्रम में हम लोग के। और हम लोग आज अपना जीएस का पेपर 2 डे 26 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज के 4 महत्वपूर्ण सवालों पर। और ये महत्वपूर्ण श्रृंखला लगातार आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगातार आप लोगों तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज के जीएस पेपर 2 के 4 क्वेश्चंस हैं। आप लोग को एडमिशन संबंधित कोई डाउट हो या एडमिशन के संदर्भ में कोई बात करनी हो, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या कोई और क्वेरी हो आप इन नंबरों पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम लोग का 2023 के लिए मुख्य परीक्षा के लिए है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस, ठीक है। टारगेट 2023 समाधान प्रोग्राम। इसके तहत हम क्या क्या दे रहे हैं आपको? हम लोग आपको 500 क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं मॉडल रूप में, और ये टू दी सिलेबस है। मतलब सिलेबस के, इसको हम लोग सिलेबस के को कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। 500 क्वेश्चन कैसे कैसे डिवाइड है? 100 क्वेश्चन एक पेपर से, यानी कि 4 पेपर हो गए जीएस के, तो 400 सवाल, और प्लस 100 सवाल आपको मिलेंगे यूपी स्पेशल के। इसी में 400 सवालों में ही, ये 500 सवालों में भी लगभग हम आपको पेपर 2, 3 और यूपी के करंट के सवाल भी देंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चंस भी देंगे। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा 2023 के लिए। आपको इसके अलावा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम साथ साथ इस पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अलावा पूरा बेस मटेरियल भी दे रहे हैं। चारों पेपरों का बेस मटेरियल मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हो रहा है बेस मटेरियल। इसमें जैसे कि कल्चर का अलग पूरा कंप्लीट मटेरियल, आंतरिक सुरक्षा का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, गवर्नेंस का, इस सारा हम लोग पेपर 4 का एक बेस मटेरियल भी दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। ये पूरा प्रोग्राम जो है 100 डेज का प्रोग्राम है। इसको 100 दिनों में हम लोग को पूरा करना है। डे 26 पर आज हम लोग हैं। डे 26 की क्लासेस हैं ये। इस पूरे प्रोग्राम की जो फीस रखी गई है वो 5100 रुपये रखी गई है। 5100 फीस रखी गई है इसकी, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलने वाला प्रोग्राम है। इसको आप लोग अगर कर ले जाते हो तो मेरा दावा है कि 80% सवाल आपके मेंस के यहाँ से फंसेंगे। 80%। और किसी परीक्षा में 80% का मतलब हो गया आपको 80 सवाल लिखने हैं कुल, ठीक है। और 80 सवाल में से अगर हम 64-65 सवाल ऐसे मिल जाए आपको जो आपने पढ़ रखे हो अच्छे तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप इतने अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे, जो कि एक सपना होता है मेंस में। यानी कि सपना क्या है, 400 प्लस मार्क्स वाला, वो इसके माध्यम से आप पूरा कर सकते हो, ठीक। और इसीलिए बहुत ही न्यूनतम फीस पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको ये प्रोग्राम उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग इसके लिए इन नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं और जल्दी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय जैसा कि सुनने में आ रहा समाप्त हो रहा, तो ऐसे में जीएस के पेपर ही सब कुछ हो जाएंगे। जैसा भी आपने देखा बीपीएससी में क्या हो गया, सारा सिलेक्शन का दारोमदार कहाँ चला गया, बीपीएससी में। इतना ही नहीं, इसके साथ हम आप लोग को हिंदी और एसए के कंटेंट भी उपलब्ध कराएंगे, जो सामान्य हिंदी और निबंध का है। तो एक कंप्लीट पैकेज है समाधान प्रोग्राम। इसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई किताब, कोई नोट्स खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, ताकि महत्वपूर्ण प्रोग्राम आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आज का हम लोग, क्या आपको लगता है कि भारत में संसदीय कार्य प्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट हुई है? अपने मत के पक्ष में तर्क देते हुए संसद की कार्य प्रणाली में गिरावट के परिणामों एवं उसमें सुधारों की आवश्यकता को समझाते हुए सुझाव दें, ठीक। 12 नंबर का सवाल है, 200 शब्दों में आपको यह लिखना है, ठीक। क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन तोड़ना सीख लीजिए। हम लोग इसी फॉर्मेट में लेके एग्जाम में भी इस फॉर्मेट पूछा जाता है। क्या आपको लगता है कि भारत में संसदीय कार्य प्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो आपको पहले तो बताना होगा कि क्या, क्यों संसदीय कार्य प्रणाली में गुणवत्ता गिरावट आई है, तो क्यों आई है। उसके बाद आपको इसके पक्ष में तर्क देना है, अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए। आपने कहा हाँ, तो हाँ के पक्ष में तर्क दीजिए। आपने कहा ना, तो ना के पक्ष में तर्क दीजिए। संसद की कार्यप्रणाली में गिरावट के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें सुधार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसको भी बताना है कुछ क्वेश्चन में, ठीक। बजट सत्र 2021 के दौरान अति व्यापक प्रभाव वाले 13 विधेयकों को जल्दीबाजी में संसद में पुनः स्थापित कराकर बिना संसदीय समिति के पास भेजे आनन फानन पारित करा लिया गया, जिसे प्रतीत होता है कि संसदीय कार्यप्रणाली की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। जब बिना संसदीय समिति के, बिना उचित बहस के हम कोई विधेयक पारित कराते हैं, तो ऐसे दशा में माना जाता है कि ये उचित प्रक्रिया नहीं है संसदीय कार्यप्रणाली को कार्य करने की। और संसदीय कार्यप्रणाली एक सिस्टम है जिसके तहत किसी भी विधेयक को उसके तकनीकी पक्षों पर, उसके सामाजिक पक्षों पर, अन्य पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता है। संसद में उसकी बहस होती है, जो संसदीय समितियां होती हैं उस पर विचार विमर्श करती है, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को देखती हैं, उसके बाद ही कोई विधेयक पारित किया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। झटके में विधेयक पारित हो, बाद में इनका विरोध होता है, जैसे कि आप लोगों ने कृषि विधेयक के संदर्भ में भी इस चीज को देखा था।
हम अपने मत के पक्ष में तर्क देंगे, हम अपने मत के पक्ष में भी तर्क देंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। पहले हम कहेंगे कि हमने कहा ना कि हास हुआ है, तो हास हुआ है, तो हास को हम जो है बताएंगे कि कैसे हास हुआ, क्योंकि हमें उसके पक्ष में भी तर्क देना होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। केंद्रीय बजट के 76% हिस्से को बिना चर्चा के पारित कर लिया गया, तो क्या है, कहीं न कहीं दिखा रहा है कि हास हुआ है संसदीय कार्यप्रणाली में। जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक 2021, क्या है ये, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। और धान और खनिज विकास और जो इनमें था संशोधन अधिनियम, ये भी आनंद फानंद पारित किया गया। इसने भी प्रदर्शित किया कि कहीं न कहीं एक तरफा जो है डिसीजन लिया जा रहा, संसदीय कार्यप्रणाली को जो करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। कुछ विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराना, जैसे आधार एक्ट को धन विधेयक के रूप में पारित करा दिया गया। धन विधेयक के रूप में पारित कराने का मतलब होता है कि राज्यसभा की शक्तियां क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। एफसीए में संशोधन, ये सारी चीजें ऐसी हुई हैं धन विधेयक के रूप में। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि लोकसभा में सत्ता पक्ष जो है उसकी स्थिति मजबूत है, राज्यसभा में कमजोर है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, राज्यसभा की शक्तियां इस मामले में शून्य हो जा रही है। ये भी संसदीय कार्यप्रणाली के हास को दिखाता है। अभी तक अनुच्छेद 93 का पालन करते हुए 17वीं लोकसभा ने अपना उपाध्यक्ष नहीं चुना था। ठीक है, ये भी हाल में बाद में चुना गया खैर, ठीक है, लेकिन इसको भी नहीं करना चाहिए। ये भी संसदीय कार्यप्रणाली के हास को दिखाता है। जहां 14वीं 15वीं लोकसभा में क्रमशः 60% और 71% बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया था, वही 16वीं और 17वीं लोकसभा में मात्र 27% और 11% भेजा गया। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि बहुत ही मामला डाउन चला गया है। लोकसभा सदस्यों की सदन में औसत उपस्थिति घटकर 71%, वही राज्यसभा में 74% हो गई है। ये भी क्या है, आपकी अरुचि को दिखाता है कि आप किसी भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर जो संसद सदस्य हैं वो कितने अरुचि के साथ संसद में आ रहे हैं या उनका मन करता नहीं भी आ रहा है। तो ये क्या आपके मत के पक्ष में तर्क है जो आपने कहा यहाँ हास हुआ है। अब कार्यपालिका में गिरावट के जो परिणाम का, संसदीय कार्यप्रणाली में जो गिरावट है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। शक्ति संतुलन का अभाव देखने को मिलेगा, मतलब कि एक ही राजनीतिक दल या हो सकता सत्ता पक्ष हावी हो जाए, विपक्ष की भूमिका एकदम जीरो के बराबर चली जाएगी। सरकार की जवाबदेहिता में कमी आएगी, क्योंकि सरकार से क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन ही नहीं मिल पाएगा। जब आनंद फानंद में सारी चीजें हो जाएंगी तो उस पर चर्चा ही जब नहीं होना है और संसदीय समितियों के पास को भेजा ही नहीं जाए, तो सरकार जब चाहेगी जैसा चाहेगी वैसा काम करती जाएगी। शासन व्यवस्था शिथिल, अतः न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, शासन व्यवस्था एक तरफा हो गई, विपक्ष कमजोर हो गया, तो न्यायपालिका सक्रिय होकर न्यायिक सक्रियता के माध्यम से चीजों को अब ऑब्जर्व कर रही है। न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, समझौतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। ठीक है, इससे जो लोग हैं समझौते की, जो संसदीय विपक्ष के दल हैं या अन्य पार्टियां हैं, वो समझौते के उसमें आ जाएंगी, वो अपनी बातों को प्रमुखता से नहीं रख पाएंगे। विपक्षी दल या अपनी आपत्तियों को नहीं जता पाता है क्योंकि उस पर बहस ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब इसकी कार्यप्रणाली में अगर गिरावट आती है संसदीय कार्यप्रणाली में, तो ये परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। सुधार की क्या क्या आवश्यकता है, कैसे कैसे कर सकते हैं। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है सुधार, ये संसदीय कार्यप्रणाली का। राष्ट्र और नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए, इसीलिए जरूरी है कि इसको संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। किसी विधेयक को अति महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे पर तो जरूर क्या कहते हैं प्रॉपर बहस होकर ही इसे पारित कराया जाना चाहिए। सभी विधेयकों का विस्तार से जांच करना जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे में संसदीय कार्य प्रणाली को हम अगर हल्का करते हैं तो कहीं न कहीं मंत्री उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी क्या होता है, प्रभावित होता है। सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए भी ये सुधार आवश्यक है। सरकार निरंकुश न हो जाए, सरकार जो काम कर रही है उसको, सरकार को के साथ साथ विपक्ष को, जनता को भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और किसी विधेयक को लाया जा रहा है तो किसके लिए हित में लाया जा रहा है, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पर निगरानी के लिए भी आवश्यक है संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार। सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। शैडो कैबिनेट बनाना है, ये पहले बनती थी, शैडो कैबिनेट होती थी, कैबिनेट के साथ साथ एक और कैबिनेट जो उनके कार्यों पर निगरानी रखती कैबिनेट के। नियमित फीडबैक के लिए एक प्रणाली डेवलप करनी चाहिए जो लगातार बताते रहे कि हमने अभी तक क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया है, इसके क्या परिणाम हुए हैं। दल परिवर्तन अधिनियम में संशोधन, ताकि सांसदों को पार्टी लाइन से हटकर स्वतंत्र रूप से अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिले। अभी क्या है,
एक कोई भी अगर पार्टी है तो उसके सदस्य जो होते हैं पार्टी के हिसाब से ही बोलते हैं मजबूरी में, क्योंकि उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता है, और ऐसे कानून है हमारे यहाँ पे कि उसके अलग वो बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे में अगर कोई पार्टी का सदस्य जो है चाहता है कि ये आप जानता है कि हमारी पार्टी जो है फिलहाल ये गलत कर रही है, तो वो स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पाता। तो हमारे यहाँ पर दल बदल अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए और स्वतंत्र होकर भी बोलने की हक इनको मिलना चाहिए। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग की अनुशंसाओं को लागू करना, जिससे के तहत लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः 120 और 100 बैठक अनिवार्य कर दी जाए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि 120 और 100 बैठकों का जो है कम से कम साल भर में होनी ही चाहिए, तो इसको अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। विपक्ष को और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ठीक है, विपक्ष को और जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। विपक्ष अभी बहुत कमजोर हो गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर समितियों के पास विधेयक भेजना अनिवार्य कर देना चाहिए। ठीक है, कि बिना संसदीय समिति के कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा, अनिवार्य शर्त के साथ इसको लागू करना चाहिए। सांसदों को रिसर्च हेतु सहायता देना, ताकि वो अपने विशेषज्ञताएं ला सकें और जो भी उनके पास मैटर जा रहे हैं उसको गहराई से तकनीकी रूप से समझ सकें। ठीक है, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि वह संसदीय प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करे। इसके लिए वह 3D यानी कि डिबेट, डिस्कशन एवं डिलिब्रेशन का सहारा ले सकती है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे क्रियान्वित करने के उपायों को सुझाएं, साथ ही साथ इनकी चुनौतियों को भी स्पष्ट करें। Underline the importance of citizens' participation in policy making, suggest way to implement it as well as clarify its challenges। ठीक है, तो हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन गवर्नेंस से है। ठीक है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ सवाल है ये। एक मिनट का समय लीजिए, जरा चार्जिंग ऑन कर लें। ठीक है, तो गवर्नेंस का क्वेश्चन है जो कि 12 नंबर का सवाल है और अच्छा सवाल है। गवर्नेंस पर नागरिकों की भागीदारी की बात की जा रही है, किसमें? पॉलिसी मेकिंग में। तो नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र के सभी पहलुओं में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। कृषि सुधार अधिनियम के विरोध में हो रहे हालिया प्रदर्शनों को देखकर इस पर और जोर दिया जाने लगा है, जो प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नीति निर्माण, जब भी कोई जनता के लिए कोई नीति बनाई जा रही है तो उसमें नागरिक भागीदारी क्या है, अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे उनको पता चल सके जो उनके लिए कानून बनाए जा रहे हैं। महत्व क्या है? नीति निर्माण विधेयकों को पारित कराने में जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी, जिससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, जो नीति निर्माण होगी उसमें जन भागीदारी होगी, तो जनता को यह यकीन रहेगा कि हाँ, हमारे लिए जो भी बनाया जा रहा है वो हमारे हित के लिए है, और सरकार पर विश्वसनीयता बढ़ेगी, और जो भी काम सरकार करेगी जनता को लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी हामी है, तो सरकार हमारे हिसाब से हमारे लिए ही कार्य कर रही है ना। नीति निर्माण के समय नागरिकों की भागीदारी होने से सभी के हितों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। बिल्कुल सही बात है। सक्रिय नागरिक भागीदारी से नीतियों के प्रति गलतफहमी नहीं होगी। ठीक है, जैसे क्या हुआ था, कृषि अधिनियम जो पारित हुए थे, अलग अलग प्रकार की उसमें चीजें थी, किसी को कुछ समझ में आ रहा था, किसी को कुछ समझ में आ रहा था, और अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा। ठीक है, अगर सरकार ने इसमें नागरिक भागीदारी रखी होती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी चीजें पॉइंट उस समय नागरिक समाज के जो लोग थे उनको गलत लगता, तो उसी टाइम उन पॉइंट को हटा दिया गया होता और कोई ऐसा विरोध न होता। गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, नीति निर्माण में पारदर्शिता आएगी, वंचित और सुभेद वर्गों की राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा, जैसे अल्पसंख्यक और महिलाओं। ठीक, इनके लिए जब नीतियां बनेंगी, इनके प्रतिनिधि वहां होंगे, तो इनके लिए अच्छी नीतियां बन सकेंगी। विकास प्रक्रियाओं में नागरिकों का महत्व बढ़ेगा और नागरिकों की सीधी भागीदारी से गलत फहमी की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया, इसलिए इसको जरूरी है। नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरा देश जो है कहे कि जब हमको भी देखना है, हमको बतानी है अपनी बात, हम भी अपनी बात रखेंगे, तो कैसे संभव है ये? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको तो पार्टिसिपेट नहीं कराया जा सकता है ना, तो किस तरीके से हो सकता है? नागरिकों से सूचना साझा करना, जैसे नॉर्वे सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक रिकॉर्ड डेटाबेस। ठीक है, कोई बिल आता है उसको पहले सार्वजनिक कर दिया जाता है, उस पर फीडबैक लिया जाता है जनता का कि भैया आपकी क्या राय है इसके मामले में। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। हितधारकों के साथ मिलकर नीतियों का संयुक्त मूल्यांकन और निगरानी करना, जैसे फिलीपींस में होता है, एक को फिलिपिनो रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। ठीक है, कोई नीति बना दी गई, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली डेवलप की गई, नागरिक भी उस पर अपना फीडबैक दे रहे हैं, उनकी फीडबैक को गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है
तो योजना या नीति कंटिन्यू रहेगी, अगर नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है तो उसको रोक दिया जाता है। सभाएं आयोजित कर साझा निर्णय निर्माण, जैसे पोर्टो एलेग्रो ब्राजील में किया जाता है, हालांकि वहाँ की जनसंख्या कम है, तो आयोजित करके वहाँ पर इसको हाँ जैसे तरीके से हामी या नामी में नो या यस में करवाया जाता है कि भैया क्या आपका इसमें है, एक सार्वजनिक सभा के माध्यम से। सभी हितधारकों से सार्वजनिक परामर्श करके उनके दृष्टिकोण को भी नीति निर्माण में शामिल करना, ठीक है, उनसे सुझाव मांगना और एक कंबाइंड नीति बनाना जिसमें एक ही तरह के सुझाव अधिक आए हों, उनको जरूर शामिल किया जाए नीति निर्माण में। नागरिकों में शिक्षा व जागरूकता का विकास करना, ठीक है, नागरिकों को ये भी पता होना चाहिए कि जो नीति बन रही है उससे वो क्या बेनिफिट क्या नुकसान हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा, जब उनके अंदर शिक्षा और जागरूकता आएगी, और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना कि हाँ आप इसमें शामिल हो। अभी बहुत लोगों को ऐसा, बहुत सारी अभी भी हमारी गवर्नमेंट भी करती है, बहुत सारे नीतियों को या बहुत सारे विधेयकों को पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है कि पब्लिक डोमेन में भी आती हैं सब चीज़ें, ठीक है। नागरिकों को नीति निर्माण में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय देना, ये नहीं कि 2 घंटे के लिए डाले नेट पर और कल सब लोग अपना अपना पार्टिसिपेट करके जल्दी बता दो, नहीं तो इसके बाद हम हटा लेंगे। पर्याप्त समय दिया जाए और सबको उसमें शामिल होने के क्राइटेरिया परसेंटेज रखा जाए, कितनी आबादी इसमें अगर वोट देगी उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके हम नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। चुनौतियां क्या क्या है? अशिक्षित कौशल विहीन नागरिक नीति निर्माण में कैसे भाग लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है बहुत नीचे है, बहुत सारे क्या कहते हैं अशिक्षित, क्या मतलब जिसे कहते हैं ना, आप रेशियो देखेंगे, जो शिक्षा है भी वो कैसी शिक्षा है, बस वो काम चलाओ शिक्षा है, वो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते नीति निर्माण के संदर्भ में या फिर ऐसे डिसीजन मेकिंग में जो स्तरीय है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो, ठीक है। तो हमें अशिक्षित कौशल विहीन नागरिक जो है वो नीति निर्माण में भाग नहीं ले पाएंगे या फिर भाग लेने के लिए एक क्या है चुनौती बनकर सामने आएंगे। नीति निर्माण के समय संभव है कि प्रभावशाली वर्ग को ही सुना जाए जबकि वंचित तो सुभेद्य वर्ग अनसुना रह जाए। इसमें क्या होगा, जो प्रभावशाली वर्ग होंगे उन वही अपनी बातें जिन तक, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन रखा गया कोई मामले को, जो गरीब आदमी उसके पास तो ऑनलाइन क्या, उसको तो पता ही नहीं कैसे चलता है मोबाइल ढंग से, तो वो क्या है अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाएगा। और जो लोग इसके में क्या कहते हैं इंटरेस्ट रखते होंगे, जानकारी रखते होंगे, वो अपनी बातें रखवा के उसको मेजोरिटी के साथ अपने हिसाब से नीतियों का निर्माण करवा लेंगे। जिन्हें सरकार में विश्वास नहीं है वे कैसे नीति निर्माण में भाग लेंगे? बिल्कुल एक समस्या यह है नहीं कि जो भाई अब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ऐसा तो नहीं सब लोग बीजेपी में विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी कांग्रेस को चाहते हैं, तो वो चाहेंगे ही नहीं कि हम इनकी नीति बनने दें, तो उनको पार्टिसिपेट कराना बड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी कैसे संभव है? छोटे देशों में तो मैंने बता दिया कि संभव था, जैसे जो देश थे छोटे छोटे देश हैं, बड़े देश में संभव नहीं है, इसके लिए हमें एक अलग ही कुछ सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, अतः मुद्दा जो है राजनीतिक बनने की अधिक संभावना। अब छोटी छोटी बातें देखते हैं आप तुरंत राजनीतिक हो जाती है, तो ऐसे में कोई भी नीति अगर अच्छी भी आएगी तो राजनीति का मुद्दा बन जाएगी और कभी भी उसमें सही फीडबैक नहीं जा पाएगा, ठीक। हालांकि उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद भी सरकार द्वारा नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की अनेक पहल की गई हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था मंत्रालय का नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क प्रोग्राम है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का सोशल ऑडिटिंग और नागरिक रिपोर्ट कार्ड। इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, निचले स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास लगातार जारी है और धीरे धीरे इसे विधानसभा और लोकसभा के संदर्भ में भी लाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए इसमें सुधार की जरूरतों चुनौतियों का वर्णन करें, ठीक है। तो न्यायपालिका से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि महिलाओं की वर्तमान प्रतिनिधित्व जो न्यायपालिका में है वो कैसा है और इसमें अगर कम है तो क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। हाल ही में भारत के महान्यायवादी द्वारा न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया, इसलिए मुद्दा चर्चा में है। देखिए एक बार हम तालिका के माध्यम से बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय और अधिवक्ता हैं उसमें क्या स्थिति है वर्तमान में, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे आप नहीं बता पाएंगे कि पोजीशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट शुरू करेंगे। कुल अनुमोदित 34 न्यायाधीशों में से वर्तमान में केवल 2 महिला न्यायाधीश हैं, ठीक। इनकी अध्यक्षता में अब तक केवल 8 महिला न्यायाधीश, इसकी स्थापना से अब तक केवल 8 महिला न्यायाधीश नियुक्त हो पाई है टोटल। 50 में अब तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस जो है नहीं बन पाई है। तो कितनी बुरी स्थिति, सबसे जो हायर कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसमें देख लीजिए। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, कुल स्वीकृत 1133 न्यायाधीशों के पदों में से केवल 80 महिलाएं हैं, जो कि 7.2% है, तो यहाँ पर भी हालत खराब है। अधीनस्थ न्यायालय में बेहतर स्थिति है, कुल स्वीकृत पदों में से 27% पर महिलाएं यहाँ पर न्यायाधीश हैं, तो यहाँ पर ठीक है। क्यों ठीक है यहाँ पर आपको पता है,
क्योंकि यहाँ पर एग्जाम होता है, जैसे यूपी पीसीएस का जे एग्जाम, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें 20% सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, इसलिए यहाँ पर संख्या ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर मामला दूसरे तरीके से चलता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रतिनिधित्व कम है। अधिवक्ता की अगर एडवोकेट्स की बात करें, देश में कुल पंजीकृत अधिवक्ताओं में मात्र 15% ही महिला अधिवक्ता हैं। यहाँ पे भी स्थिति चिंताजनक है, ठीक। तो ये हमारे यहाँ वर्तमान में डाटा है, महिलाओं का स्टेटस है। सुधार की जरूरत, महिलाओं को उचित सामाजिक सम्मान मिलेगा और उन्हें कमतर नहीं आंका जाएगा। महिलाओं में सहानुभूति और संवेदनशीलता के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, अतः न्याय की गुणवत्ता में वृद्धि होगी इससे, ठीक है। न्यायालयों में महिला न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की उपस्थिति से महिलाओं की सहज स्थिति होगी, विशेषकर यौन हिंसा जो पीड़ित अपराधी होते हैं या फिर जो अभियुक्त होते हैं या साथ में जो पीड़ित होता है, वो सहज स्थिति में होंगे अपनी बातों को रखने में। यौन हिंसा से जुड़े मामले अधिक संतुलित व सशक्त दृष्टिकोण के माध्यम से सुलझाए जा सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39(4), 39(b), 39(c) और 42 में दिए गए लैंगिक न्याय के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा और समावेशी व सहभागी न्यायपालिका का निर्माण हो सकेगा। तो इससे क्या क्या चीजें सुधार में हो पाएंगी, ये अच्छी अच्छी चीजें हो सकेंगी जो भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य है, जहां पर 48% आबादी महिलाओं की है। चुनौतियां क्या क्या है, वकालत के पेशे में निश्चित कार्य अवधि और निरंतर आय का अभाव होता है, जैसे कि एडवोकेट्स के पास ऐसा कुछ फिक्स सैलरी वगैरह नहीं होती है, इस और किसी भी समय कहीं पे भी जाना आना पड़ सकता है। कॉलेजियम प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपारदर्शी है, वो इसको पारदर्शिता बढ़ाएंगे। देखेंगे सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है महिलाओं की भागीदारी का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही है। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है कि ये काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, जो कि गलत है। सब एथनिक मातृत्व अवकाश और क्रच सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। अभी बहुत जगह पर जो है मातृत्व अवकाश की बात चलती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है अलग ही चीजें देखनी जाती है। क्रच सुविधा नहीं, जहाँ पे छोटे बच्चों को परवरिश दी जा सके फिक्स ऑफिस में। यौन उत्पीड़न और बार बार स्थानांतरण एक समस्या है कार्यस्थल पर, यौन उत्पीड़न महिलाओं का, ठीक है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 और 217 के तहत, इसमें किसी भी तरीके का आरक्षण का अभाव, जैसा मैंने बताया कि 20% यूपीपीएससी में तो होता है, इसलिए महिलाएं वहां पर ज्यादा है, यहाँ पर इस प्रकार कोई आरक्षण नहीं है। तो ये सब क्या है, चुनौती है। महिलाओं जजों की कम संख्या का हवाला देते हुए संसद की एक समिति ने सिफारिश किया कि कुल न्यायाधीशों में महिलाओं के न्यायाधीशों की संख्या करीब 50% होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेजियम की अपारदर्शिता को दूर करना चाहिए। उच्चतम न्यायपालिका महिला अधिवक्ताओं को उच्च भागीदारी होनी चाहिए ताकि सक्षम महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम को पास अत्यधिक विकल्प उपलब्ध हो, ठीक है। अभी लगातार कॉलेजियम व्यवस्था सवाल बार बार इस पर उठ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जुडिशरी से बनने की पूरी उम्मीद है। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों की तुलना करते हुए राज्यसभा को प्राप्त विशेष शक्तियों का उल्लेख करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 12 नंबर में आ सकता है, 200 शब्दों का सवाल है ये, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, और ये 2 सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों की तुलना निम्नलिखित है। आपको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, राज्यसभा लोकसभा की शक्तियों की तुलना करनी है और राज्यसभा की जो विशेष शक्तियां हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास है उसके बारे में बताना है। समानताएं देख लेंगे पहले हम लोग। सामान्य विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित व पारित हो सकता है दोनों में से कहीं पे भी। राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति ये दोनों जगह से हो सकती है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चयन दोनों सदनों से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी न्याय के क्षेत्र में विस्तार करने की शक्ति दोनों के पास है। तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति यह दोनों जगह से हो सकती है। वित्त आयोग, यूपीएससी और कैग की रिपोर्ट पर विचार करती हैं दोनों मिलकर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और पद से हटाए जाने में भी दोनों बराबर से सम्मिलित होती है। ये तो समानताएं हो गई दोनों की। अब असमानताएं यानी कि जो अलग बनाती है। धन विधेयक की सिर्फ जो है लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा को कम बनता है ये। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय केवल लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो सब लोकसभा को क्या पावरफुल बना रही है। राज्यसभा सिर्फ चर्चा कर सकती है बजट पर, इसमें किसी प्रकार की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, सिर्फ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती थी। ये सब क्या है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कमजोर बनाती है, ठीक है। ये प्रावधान हमने देख लिया। अब हम देखेंगे राज्यसभा के प्राप्त विशेष शक्तियां कौन कौन, जो कि क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है।
अनुच्छेद 244 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत करती है। 249 है, सॉरी 249, आर्टिकल 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत करती है। राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर आर्टिकल 249 के तहत संसद को अधिकृत कर सकती है कि आप इस पर कानून बना सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के समय यदि लोकसभा भंग हो चुकी होगी तो आपातकाल केवल राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। अनुच्छेद 352, 356, 360। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के अनुमोदन से आपातकाल प्रावधान में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 67 के तहत इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देती है। अभी हमारे यहाँ पे 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज और IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमारे यहाँ पर हैं। अगर हमें इसके अलावा कोई और अखिल भारतीय सेवा जोड़नी होगी तो उसके लिए अनन्य अधिकार किसको दे रखा गया है, राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है अनन्य अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो आपने सारे क्वेश्चन के फ्रेम को अपने दिखा दिया है यहाँ पर। अतः इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के मध्य समानताओं असमानताओं राज्यसभा को प्राप्त विशेष शक्तियों का स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में तमाम उतार और चढ़ाव के बावजूद भी लोकसभा व राज्यसभा की संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों को पोषित कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेली बेस का प्रोग्राम है। आप लोग एडमिशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज से डे 26 शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और हम लोग दिसंबर माह में ही लगभग कोशिश करेंगे कि पेपर 2 आपका पूरा हो जाए और ये होने वाला है कगार पे, क्योंकि हम लोग इसमें करंट के क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा रोकेंगे, बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन अभी उपलब्ध करा रहे हैं आपसे। तो ये पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 1 भी आपका 10 जनवरी तक मान के चलिए पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 पे काम करना 10 जनवरी के बाद से शुरू कर देंगे। तो आप लोग देरी मत कीजिए, फटाफट एडमिशन लेने के लिए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। बहुत ही शानदार और डिलाइटफुल प्रोग्राम है जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। आप इस फॉर्मेट में तैयारी अपनी करके देखिए, 100% इंटरव्यू कॉल आएगी और थोड़ा सा किस्मत साथ दे जाएगी तो अंतिम चयन भी आपका जरूर हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।